इनोवेटिव इंटरप्राइज के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा दी, वो एफडी जो उसने करवाई थी उसको, है ना। फिर हमने देखा कि भैया जब भी आप बिजनेस की अकाउंटिंग करोगे तो बिजनेस और ओनर दोनों को क्या मान के चलोगे, सेपरेट पर्सन्स मान के चलोगे, ठीक है। जिसमें फिर हमने देखा था जो भी बिजनेस में ओनर पैसा लगाता है उसे हम एक इंटरनल लाइबिलिटी मानते हैं बिजनेस के लिए, और उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, कैपिटल। तो हमने एक अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई थी, फाइनली हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन थी वो क्या थी, असेट इज इक्वल्स टू इंटरनल लाइबिलिटी प्लस एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अब इसका हम रिफाइंड फॉर्म हमारी नोटबुक में लिखेंगे। रिफाइंड फॉर्म हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। उसमें हमें कल जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें हमने एक बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन सीखी थी, दैट इज असेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। कैपिटल क्या होती है बिजनेस के लिए, एक इंटरनल लाइबिलिटी, मतलब कि जो भी पैसा ओनर ने बिजनेस में लगाया है उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। और लाइबिलिटी मींस एक्सटर्नल लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मींस एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो कैपिटल क्या हो गई हमारे लिए बिजनेस के लिए, इंटरनल लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी मींस क्या हो गई, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, ठीक है। अच्छा एक चीज, कल हमने कैपिटल समझ ली थी, बिजनेस ट्रांजैक्शन समझ लिया था, लेकिन अभी भी हमने असेट और लाइबिलिटी को नहीं समझा है ना। अच्छा कल जो हमारी इक्वेशन चल रही थी उसी को मैं आगे बढ़ा देता हूँ। कल जो हमारी इक्वेशन में जो बैलेंसेस थे वो कितने थे बच्चों, हमारे असेट में बैंक था एक, तो बैंक कितने का था, बैंक था हमारा 13 लाख, कैपिटल थी हमारी 5 लाख, और एक्सटर्नल लाइबिलिटी मतलब लाइबिलिटी थी हमारी कितनी, 8 लाख। तो हमारे असेट में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बैंक। उसी फिगर्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी एग्जांपल को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। बैंक बैलेंस कितना था बच्चों, 13 लाख। कैपिटल कितनी थी बच्चों, कैपिटल थी हमारी 5 लाख। और लाइबिलिटी कितनी थी हमारी, 8 लाख। ये सभी ने नोट डाउन कर लिया ना नोटबुक में? नो सर। क्यों बेटा? सर कल का नहीं करा, बाकी का कर रखा है। कर लो यार, कल का नहीं करा, करना पड़ेगा आपको ये, है ना। आज नोटबुक में प्रॉपर नोट डाउन कर लेना कल का और आज का दोनों का। मैं नोट्स क्यों भेज रहा हूँ, आप क्या सोच रहे हो, नोट से पढ़ लोगे आप आगे जाके, ठीक है। अब बेटा फोर्थ ट्रांजैक्शन हम समझते हैं, मिस्टर ए ने सबसे पहले तो क्या किया, मिस्टर ए ने एक एफडी जो थी उनकी तुड़वा के बैंक में जमा करा दी बिजनेस के, तो बैंक में 5 लाख रुपए आ गए। फिर मिस्टर ए ने बैंक से लोन ले लिया 8 लाख का, तो लोन आ गया 8 लाख का, तो कैपिटल हो गई 5 लाख की और लोन हो गया 8 लाख का बैंक लोन, ठीक है। अब मिस्टर ए ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट करना था, तो उन्होंने क्या किया, एक बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी 5 लाख की। तो मिस्टर ए परचेस्ड a land and building for rupees 5 lakh for business। मिस्टर ए ने एक लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी 5 लाख रुपीस की फॉर बिजनेस पर्पस। अब बेटा क्या हुआ होगा, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है तो लैंड एंड बिल्डिंग फ्री में आ गई होगी क्या? तो सर क्या किया होगा, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी होगी तो बिजनेस, हाँ बेटा लोन लिया होगा, लोन लिए थोड़ी लिया होगा, 13 लाख रुपए पड़े हुए ना बैंक में, कहीं भी ये लिखा है क्या अब लोन लिया उन्होंने? और सर उसने विड्रॉ करा बैंक में, मतलब बैंक से पैसा या तो चेक से पे कर दिया होगा या कैश निकाल के पे कर दिया होगा, मतलब अल्टीमेटली ये 5 लाख रुपए कहाँ से पे किए होंगे, बैंक से। तो बैंक में क्या हो जाएंगे, नहीं ड्राइंग तो तब होती है ना बेटा जब वो पर्सनल यूज के लिए लैंड एंड बिल्डिंग ओके ओके, क्रेडिट बैंक से पैसा कम होगा। क्रेडिट और डेबिट तो अभी मैंने सिखाया ही नहीं ना आपको, क्रेडिट और डेबिट तो आपको अभी कुछ पता ही नहीं है। तो हमारा जो बैंक में बैलेंस था, बैंक में हमारे पास कितना बैलेंस था बच्चों, बैंक में कितना बैलेंस था, 13 लाख। तो ओपनिंग था हमारा 13 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी कितने की,
5 लाख। तो बैंक से हमारे कितने रुपए कटेंगे? 5 लाख। 5 लाख, है ना? और क्या लैंड एंड बिल्डिंग भी एक असेट है क्या? यस सर। यस सर। लैंड एंड बिल्डिंग भी एक असेट है क्या बच्चों? यस सर। तो इसी असेट में एक और क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा बच्चों? लैंड प्लस बिल्डिंग। कितने की आ जाएगी? ओपनिंग कुछ था क्या लैंड एंड बिल्डिंग का? नहीं था। कितने की लैंड एंड बिल्डिंग ऐड हो जाएगी? 5 लाख। 5 लाख। 5 लाख। अच्छा, कैपिटल पे कोई इफेक्ट आएगा क्या? कैपिटल पे कोई इफेक्ट आएगा क्या बच्चों? हाँ एक बोलो। मिनट, आसिम का कॉल आ। कैपिटल पे कोई इफेक्ट आएगा क्या? बोलो बोलो। हमारी अभी कैपिटल कितनी है? 5 लाख। और लाइबिलिटी कितनी है? 8 लाख। अच्छा, कैपिटल पे कब इफेक्ट आता है? कल मैंने 4 चीजें बताई थी। कैपिटल कब इंक्रीज होती है? जब ओनर फर्दर इन्वेस्टमेंट करता है बिजनेस में, मतलब बिजनेस में और पैसा लेके आता है, या फिर बिजनेस में से पैसा निकाल के ले जाता है, ठीक है? या फिर बिजनेस को यदि प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल इंक्रीज होगी, और बिजनेस को अगर लॉस हो रहा है तो कैपिटल डिक्रीज होगी। ऐसे ही हमने देखा था कल, है ना? तो क्या यहाँ पे इनमें से, इन चारों ट्रांजैक्शन में से कोई भी एक ट्रांजैक्शन हो रहा है क्या? ना तो मिस्टर ए कोई पैसा लेके आ रहे हैं, ना कोई पैसा लेके जा रहे हैं, ना बिजनेस में कोई प्रॉफिट हुआ है, ना कोई लॉस हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग खरीदने से कोई प्रॉफिट और लॉस थोड़ी हुआ है ना? तो क्या कैपिटल या लाइबिलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क पड़ेगा क्या? बोलो बोलो बच्चों, रेस्पॉन्ड तो करो, यस और नो। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, असेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, वो अभी भी इक्वल है। देखना, बैंक हमारा कितना हो गया? 13 लाख में से 5 लाख रुपीज हमने पे कर दिए, तो बचे कितने? 8 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की हो गई? 5 लाख। 8 प्लस 5 कितना होता है? 13 लाख। और यहाँ पे कैपिटल कितनी है हमारी? 5 लाख। और लाइबिलिटी कितनी है बच्चों? 8 लाख। क्या आपकी असेट का जो टोटल है 8 प्लस 5 13, और लाइबिलिटी, कैपिटल और लाइबिलिटी का टोटल 5 प्लस 8 13 इक्वल है क्या? इक्वल है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हो जो एक ही साइड पे इफेक्ट कर रहा है, जो एक ही साइड पे इफेक्ट कर रहा है, मतलब एक ही साइड पे दो अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है, एक ही साइड पे दो अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया क्या? यस है ना? अब हम बात करते हैं बच्चों ऐसेट क्या होता है ना? तो ऐसेट के लिए मैं एक प्रेजेंटेशन आपके लिए मैंने बनाई है, वो तो ऐसेट एक ऐसा आइटम जो बिजनेस को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगा। व्हाट इज फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्या हो सकता है बेटा? जो भी हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पैसे दिलाएगा, जो हमें पैसे कमाने में हेल्प करेगा, दैट इज योर असेट। लाइक ये जो अभी लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है मिस्टर ए ने फॉर हिज बिजनेस इज ऑल्सो एन असेट। ये भी एक तरह का असेट है। ऐसे ही मान लो मिस्टर ए फर्नीचर बनवाते हैं उसकी बिल्डिंग में, तो वो भी क्या है? एक तरह का, वो भी क्या है बच्चों? बोलो, असेट है। देन बेटा असेट ऐसा भी हो सकता है कि असेट इंटेंजिबल मतलब इनविजिबल हो। इनविजिबल असेट कैसे हो सकते हैं सर? तो बेटा मान लो आपने, अच्छा कोई भी ब्रांड की एक वैल्यू होती है क्या? यदि मैं बात करूं पार्ले जी, तो क्या पार्ले जी जैसा बिस्किट आपने बना लिया, बट क्या उसे आप सेल कर पाओगे क्या जितना पार्ले जी बिकता है? सेम No, जैसे sir. टेस्ट आपने बना लिया, No, लेकिन sir. क्या आप उसे सेल कर पाओगे क्या? नो सर। क्यों? क्योंकि सर जो पार्ले जी है उसकी एक गुडविल है, उसने मार्केट में अपनी पूरी इमेज बना रखी है, इसलिए सब उसको ही पसंद करेंगे, जो नया आइटम आया उसको नहीं प्रेफर करें। तो बेटा
पार्ले जी जो है, पार्ले जी इज ए ब्रांड, पार्ले जी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, और आज अगर पार्ले जी का आप कंपटीशन करने जाओगे तो आप नहीं कर पाओगे, मे बी पॉसिबल आपको 10 20 25 साल लग जाए उसके लेवल तक पहुंचने के लिए। तो बेटा आज मान लो आपको कोई डील आती है, आप बिस्किट तो बिल्कुल पार्ले जी जैसा बना लेते हो, और आपके पास कोई डील आती है कि आपने पार्ले जी का नेम खरीदना है, कुछ भी नहीं देगा पार्ले जी आपको, पार्ले जी ओनली आपको क्या देगा, उसके नेम देगा, तो क्या उसके पैसे लेगा क्या वो आपसे? यस सर। बेटा हर एक पार्ले जी जो है, पार्ले ने अपने नाम पे ट्रेडमार्क करा रखा है, मतलब इवन पार्ले जी का जो मार्क है ना, पार्ले जी का जो नेम है, वो ओनली उसकी परमिशन के बिना कोई भी यूज नहीं कर पाएगा, या तो उसकी परमिशन लेके यूज करो या वो खुद यूज कर सकता है, जो कंपनी है जिसके नाम पे रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो पार्ले जी इज ए ब्रांड नेम। आज मान लो एक बिस्किट कंपनी है जो पार्ले जी का लोगो, पार्ले जी का नेम खरीद लेती है, तो क्या उसके लिए जो पेमेंट करेगी, वो जो पेमेंट किया है वो क्या एक असेट है क्या? क्या पार्ले जी जो नेम उन्होंने खरीदा है, देखो विजिबली यदि हम बात करें तो कुछ भी उनके पास नहीं आया, बस एक राइट आया है उनके पास। क्या आया है बच्चों, उनके पास क्या आया है? एक राइट आया है। राइट क्या? राइट टू यूज दैट नेम, राइट टू यूज दिस नेम। क्या आपके पास एक राइट आया है उस ब्रांड नेम, उस लोगो, उस नेम को यूज करने का, लेकिन क्या वो भी आपके लिए असेट है क्या? क्या वो नेम आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगा क्या? सर उसी तो वो भी आपके लिए क्या है बच्चों? एक असेट असेट है। अच्छा इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। मान लो आप जिसका बिजनेस करते हो, जरूरी है कि आप सारा कैश सेल ही करते हो? उधार में भी बिकता होगा क्या? क्रेडिट सेल भी होती होगी क्या? यस सर। होती है। तो आपने किसी पर्सन को उधार में माल बेचा, आपने किसी, अब समझना, आपने उस पर्सन को जब उधार माल बेचा तब आपने एक बिल दिया होगा, उसको बिल तो दिया होगा ना माल बेचते टाइम, और उस बिल के ऊपर आपने उसके साइन भी कराए होंगे। यदि आप उधार बेच रहे हो तो साइन तो कराओगे ही, क्योंकि क्या प्रूफ है आपके पास कि आपने उसको गुड्स बेचा? आज मान लो वो आपको पैसे देने से मना कर देता है तो क्या करोगे आप? तो आपके पास एक एविडेंस रहेगा, बिल की कॉपी, कि भैया आप मेरे से माल ले गए थे और ये आपका सिग्नेचर। समझ में आ रहा है? यस सर। तो अब आपके पास एक राइट आया है। क्या राइट आया है? उससे पैसे लेने का राइट आ गया क्या आपके पास, जिसको आपने उधार माल बेचा है? आ गया क्या बच्चों? यस सर। आप उससे लीगली पैसे वसूल सकते हो क्या? यस वसूल सकते हैं। एक एक्ट है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जिसमें ये बोला जाता है कि यदि आप प्रॉपर सेल करो और उसके सारे एविडेंस है आपके पास तो आप उससे पैसे वसूल सकते हो, ठीक है। तो उसने आपके बिल पे साइन कर रखा है, वो आपसे माल ले गया है, अब आपके पास एक राइट है, राइट टू रिसीव मनी फ्रॉम दैट पर्सन जिसको आपने माल बेचा है, ठीक है। तो दैट राइट इज ऑल्सो योर असेट। क्या वो भी आपके लिए क्या है? असेट है। फ्यूचर में देखो मैंने क्या बोला, असेट वो होता है जिससे फ्यूचर में कोई पैसा आएगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो उस पर्सन को जब मैंने उधार माल बेचा तो अब मेरे पास एक राइट आ गया, फ्यूचर में मुझे उससे एक पैसा मिलेगा, मेरे को रुपए मिलेंगे, तो ये मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट देगा क्या? यस। तो ये भी मेरे लिए क्या है? असेट है। तो जिस पर्सन से मुझे उधार पैसा लेना है वो भी मेरे लिए क्या हो गया? वो भी मेरे लिए क्या हो गया? बोलो बोलो बोलो। असेट हो गया, ठीक है, असेट हो गया। अब बेटा आगे मैंने क्या लिखा है? विच आर ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। अब समझना ये क्या है। मैंने यहाँ पे कुछ हर एक पॉइंट को अलग अलग समझाया है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज, फ्यूचर बेनिफिट्स, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स और राइट्स। तो जो भी चीज फ्यूचर में आपको इकोनॉमिक बेनिफिट देगी वो आपके लिए क्या है? असेट है। जैसे राइट्स क्या होता है? राइट टू रिसीव मनी फ्रॉम ए पर्सन इज ऑल्सो असेट। अभी मैंने जो एग्जांपल दिया, किसी पर्सन को आपने उधार में माल बेचा, अब आपके पास एक राइट आ गया, आप उससे पैसे ले सकते हो तो वो भी आपके लिए क्या हो गया बच्चों? असेट हो गया, ठीक है। ये समझ में आ गया क्या आपको? ये समझ, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होता है, राइट क्या होता है, ये तो क्लियर है सभी को। कोई भी डाउट है क्या इसमें? बोलो बोलो। नो सर। कोई भी डाउट नहीं है ना? नो सर। अब सेकंड, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी। यहाँ पे ये जो लाइन लिखी हुई है ना, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड, ये क्या होता है आप समझना। मान लो आपने एक बिल्डिंग रेंटल पे ली, आपने एक बिल्डिंग रेंटल पे ली, तो क्या वो ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय यू हो गई क्या? ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय यू हो गई क्या? क्या वो आपकी हो गई क्या बच्चों?
हाँ बोलो, आज मैंने कोई बिल्डिंग रेंट पे ली तो क्या वो आपकी हो गई क्या? अब समझना, उसमें कंडीशंस तो सारी फुलफिल हो रही है असेट की। असेट की कैसी कंडीशन फुलफिल हो रही है? जैसे मान लो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट की बात करते हैं, तो वो बिल्डिंग मैंने जो रेंट पे ली है वो मैं बिजनेस में यूज करूंगा, तो यस फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मुझे देगी, बट क्या वो ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय मी है क्या? मतलब मेरे एंटरप्राइज, मेरी ऑर्गेनाइजेशन उसे ओन्ड, मतलब मालिकाना हक है क्या मेरा उस बिल्डिंग पे? नो सर। तो वो मेरे लिए एसेट होगी क्या? वो मेरे लिए एसेट नहीं होगी। नहीं हो। ठीक है, सेकंड एग्जांपल लेते हैं। मान लो मुझे किसी ने कोई फर्नीचर दिया, मान लो मैं फर्नीचर खरीद के लाया, मान लो मैं फर्नीचर खरीद के भी नहीं लाया, चलो छोड़ो, मान लो मैं किसी दुकानदार के यहाँ पे जाता हूँ और उसको बोलता हूँ सर मुझे फर्नीचर चाहिए, बट उसने बोला सर कैश में ही बेचता हूँ मैं, तो मैंने बोला सर कैश तो है ही नहीं। तो उसने क्या किया, उसने एक एग्रीमेंट किया मेरे साथ कि भैया एक काम करते हैं, आप मेरे से 12 महीने पे ये फर्नीचर रेंटल पे ले लो, है ना। उसने मुझे फर्नीचर की पोजीशन दे दी, मेरी दुकान में फर्नीचर लग गया, और उसने ये बोला कि 12वें महीने का जो रेंटल होगा, जैसे ही आपने 12वें महीने का रेंटल दिया, ये फर्नीचर भी आपकी ओनरशिप हो जाएगी। ये फर्नीचर भी किसकी ओनरशिप हो जाएगी? मतलब मालिक कौन बन जाओगे? आप बन जाओगे। तो 12 महीने तक आप रेंट दो और 12 महीने बाद ये इसकी ओनरशिप आपकी हो जाएगी। तो टिल 12 मंथ्स, 12 महीने तक ये फर्नीचर किसका ओनर था? मतलब इसका ओनर कौन था बच्चों? मैं या वो दुकानदार जिसने मुझे ये फर्नीचर दिया है? शॉपकीपर, दुकानदार। ये जो फर्नीचर है तब तक किसकी बुक्स में असेट दिखाएगा? उसकी। और 12 महीने बाद ये किसका असेट हो गया? आपका। अच्छा, दूसरी चीज, ओनरशिप होने के लिए ना 2 चीजें कंपलसरी है। एक तो पोजीशन होना हो, ठीक है, लीगल ओनरशिप होना जरूरी है। लीगल ओनरशिप कैसे? मेरी एक बिल्डिंग है जिसका मालिक मैं हूं, लेकिन मैंने किराए पे दे दिया, क्या वो असेट होगी क्या मेरी? मैंने मान लो रेंटल पे दे रखा है, तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहे हैं मुझे, और ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन है। कहीं भी पोजीशन की बात नहीं की है, पोजीशन हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 चीजें कंपलसरी क्या है? एक तो उससे मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट होने चाहिए, एक तो मुझे क्या होने चाहिए बच्चों? फ्यूचर में उससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स होने चाहिए। दूसरी चीज, उसकी लीगल ओनरशिप मेरी होनी चाहिए, उसकी लीगल ओनरशिप मेरी होनी चाहिए। तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगी? असेट है। भले पोजीशन किसी और के पास है, पोजीशन मतलब जो पर्सन उसे यूज कर रहा है वो कोई और है। जैसे मैंने बिल्डिंग किसी को रेंट पे दी, तो लीगल ओनरशिप मेरी है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मुझे मिल रहा है, क्या मिल रहा है? उससे रेंट मिल रहा है, तो क्या वो मेरे लिए असेट हो जाएगी क्या बिल्डिंग जो मैंने रेंटल पे दे रखी है? बोलो। yes. हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात किसके कर रहे हैं? ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय मी, लीगल ओनरशिप की बात कर रहे हैं। मियर पोजीशन ऑफ गुड्स इज नॉट ओनरशिप। जैसे मैंने अभी बात की थी, मेरे पास फर्नीचर तो था लेकिन ओनरशिप मेरी नहीं थी, तो वो मेरे लिए असेट नहीं होगा, क्योंकि वहां पे जस्ट मेरे पास फर्नीचर था लेकिन उसकी ओनरशिप नहीं थी। आया समझ में? आया क्या समझ में? तो असेट होने के लिए उसकी लीगल ओनरशिप होना बहुत कंपलसरी है। तो असेट होने के लिए आपको क्या होना चाहिए? पोजीशन। चलो ठीक है, पोजीशन इतना इंपॉर्टेंट मैटर नहीं है, बट लेकिन लीगल राइट आपका होना चाहिए, लीगल टाइटल आपका होना चाहिए। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ठीक है। अच्छा। अब बेटा एक और चीज ये मैंने ऐड की है, मेजर्ड इन मनी टर्म्स। जो असेट, जो कोई आइटम मनी में मेजर ही नहीं हो सकता है, क्या उसे मैं असेट मानूं क्या? क्या उसे मैं असेट मानूं क्या? yes, बेटा अकाउंटिंग में वो चीजें रिकॉर्ड ही नहीं होती जो मनी में एक्सप्रेस नहीं हो सकती है, तो वो असेट भी नहीं होगी, वो असेट भी नहीं होगी। तो नॉन मॉनेटरी आइटम्स लाइक कस्टमर रिलेशन, ये हम बात कर चुके हैं, इट इज ऑल्सो ए लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। ये भी एक तरह का क्या है? अकाउंटिंग का लिमिटेशन है, क्योंकि ये नॉन मॉनेटरी आइटम्स को रिकॉर्ड नहीं करता है अकाउंटिंग। तो बेटा मान लो मेरा कस्टमर रिलेशन बहुत अच्छा है, बट क्या मैं उसे बुक्स में रिकॉर्ड कर सकता हूँ क्या मैं उसे बुक्स में रिकॉर्ड कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसे मैं मनी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ। तो ओनली ऐसे आइटम्स जो मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइन हो सकते हैं, उन्हीं को मैं असेट मानूंगा और उन्हीं को मैं मेरी बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा। तो ये तो बात हुई बच्चों असेट की। क्या आपको असेट समझ में आया? क्या चीजें कंपलसरी असेट होने के लिए? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एंटरप्राइज, और मेजर्ड इन मनी टर्म्स। ठीक है, तो अभी हम लिख लेते हैं इसको। तो असेट होने के लिए क्या कंडीशंस फुलफिल होना जरूरी है बच्चों?
असेट्स होने के लिए सबसे पहली कंडीशन तो भैया कोई भी आइटम से यदि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमें मिलने वाले हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो। डायरेक्टली कैसे मिलेगा? डायरेक्टली का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। डायरेक्टली कैसे मिलेगा? तो भैया मेरे पास कोई गुड्स पड़े हुए हैं। व्हाट इज गुड्स? तो हम बात करेंगे गुड्स की। गुड्स क्या होते हैं मैं यदि ओरली बताऊं आपको, तो गुड्स आर दोज आइटम्स विच इज ऑफ विच वी डू बिजनेस, जिसका हम धंधा करते हैं, जिसका हमारा काम है, जो हम बिजनेस करते हैं, दैट आर गुड्स। जैसे फर्नीचर डीलर के लिए गुड्स क्या होगा? फर्नीचर। ठीक है। किराना डीलर के लिए गुड्स क्या होगा? किराना आइटम। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक आइटम के डीलर के लिए गुड्स क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक आइटम। ठीक है। देन इसके अलावा गुड्स और मैं बात करूं तो गुड्स के लिए अपन बोल सकते हैं, जैसे मान लो रियल एस्टेट डीलर है, जो बिल्डर है, बिल्डर के लिए गुड्स क्या होगा? जो बिल्डिंग्स फ्लैट्स उसके पास है वो उसके लिए गुड्स होगा। लेकिन क्या फर्नीचर डीलर के लिए वो बिल्डिंग गुड्स हो जाएगी क्या? नहीं, फर्नीचर डीलर के लिए वो गुड्स नहीं होगी, क्योंकि वो उसका काम नहीं करता है, वो उसे खरीदता बेचता नहीं है। इज दैट क्लियर? गुड्स समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, गुड्स वो भी हो सकता है, मान लो आप मैन्युफैक्चरर हो, मान लो आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करते हो, जैसे आप मान लो लैपटॉप मैन्युफैक्चर करते हो, तो लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग में जितना भी रॉ मटेरियल लगता है वो भी आपके लिए गुड्स है। रॉ मटेरियल क्या लगेगा? लैपटॉप की बॉडी, लैपटॉप के पार्ट्स, लैपटॉप का कैमरा, जो भी XYZ जो भी लैपटॉप बनाने में आपको लगता है वो आपके लिए क्या होगा बच्चों? वो आपके लिए क्या हो जाएगा? बोलो, गुड्स हो जाएगा। तो जितना भी रॉ मटेरियल खरीद रहे हो वो भी आपके लिए क्या हो जाएगा? गुड्स हो जाएगा। ठीक है। तो गुड्स, आपने कोई गुड्स खरीदा, उसे सेल करके आपको क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा? रुपीज मिलेंगे, पैसे मिलेंगे बच्चों, मनी मिलेगा। तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट गुड्स हमें डायरेक्टली देगा, गुड्स हमें डायरेक्टली बेनिफिट देता है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। अब मैं इनडायरेक्ट बेनिफिट की बात करता हूं। इनडायरेक्टली यदि मैं बात करूं तो इनडायरेक्टली जैसे मैंने बिजनेस के लिए जो लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी, क्या लैंड एंड बिल्डिंग, मान लो एक किराना डीलर है, किराना डीलर अपनी दुकान लगाता है, अपना छोटा सा एक मॉल लगाता है जहां पे वो किराना का आइटम बेचता है। जिस लैंड एंड बिल्डिंग में वो बेचता है, क्या उससे बेच के वो पैसा कमाएगा या उससे यूज करके पैसा कमाएगा? बोलो बोलो। ये जो लैंड एंड बिल्डिंग वो किराना आइटम यूज कर रहा है, इसे यूज करके वो पैसे कमाएगा या फिर बेच के पैसे कमाएगा? यूज करके। तो ये डायरेक्ट बेनिफिट नहीं दे रहा है, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग इनडायरेक्ट बेनिफिट तो दे रही है ना। इस लैंड एंड बिल्डिंग के बिना आप क्या आपका बिजनेस चला लेते क्या बच्चों? नो सर, नो। तो बाय यूजिंग दिस लैंड एंड बिल्डिंग वी अर्न मनी। तो इट गिव्स अस इनडायरेक्ट बेनिफिट। तो सबसे पहली कंडीशन तो भैया फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देना चाहिए। मान लो बच्चों कोई ऐसा, हमने एक असेट, मान लो हमने एक बिल्डिंग खरीदी और बिल्डिंग ऐसे एरिया में खरीद ली हमने जो एरिया गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, अब वहां पे कोई जा ही नहीं सकता है। भले आपने 1 करोड़ में खरीदी है, लेकिन आज उसकी वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? आज उसकी वैल्यू 0 हो गई है। उससे कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा क्या? गवर्नमेंट ने उस एरिया को बैन कर दिया है, कभी भी कोई भी नहीं जा पाएगा। मान लो वहाँ पे कोई ऐसा हजार्डस थिंग्स निकली है जिससे कि वहाँ पे जो भी जाएगा मर जाता है, मान लो वहाँ पे कुछ ऐसी गैस निकल गई या कुछ भी हो गया, तो वो एरिया बैन हो गया। क्या उस बिल्डिंग से आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा क्या उस लैंड एंड बिल्डिंग से? नो सर। तो अब वो आपके लिए असेट नहीं रही है, वो पूरा का पूरा आपके लिए लॉस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लॉस। दैट इज नॉट योर असेट। ठीक है। अच्छा, सेकंड हमने बात की थी ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एंटरप्राइज। ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय, अब ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एंटरप्राइज क्या है? तो बेटा लीगल ओनरशिप की यदि हम बात करें तो लीगल ओनरशिप की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। मतलब कि जब भी कोई असेट को आप बुक्स में रिकॉर्ड करोगे तो ये देखोगे कि क्या उसके ऊपर मालिकाना हक, क्या उसके मालिक
आप हो क्या? अच्छा, मालिक देखने के लिए, अच्छा एक और चीज, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एंटरप्राइज, यदि आपको नहीं समझ में आया ना तो इसको ऐसे देख लो, क्या आप उसे फ्रीली, उस एसेट को क्या आप फ्रीली मॉडिफाई, चेंज, सेल कर सकते हो क्या? क्या फ्रीली आप उस एसेट को मॉडिफाई मतलब चेंज और मॉडिफाई आर सेम थिंग्स, या फिर बेच सकते हो क्या? यदि हाँ आपके पास ये राइट है तो वो आपके लिए एसेट हो जाएगा। अगर ये राइट नहीं है, इट मीन्स आप उसके ओनर नहीं हो। मान लो आपको ये सब करने के लिए किसी और की परमिशन की रिक्वायरमेंट है, तो फिर वो आपके लिए एसेट नहीं है। नहीं। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है क्या बच्चों आपको? है ना? तो Yes. लीगल ओनरशिप होना जरूरी है। रेंटल पे यदि इफ समथिंग is taken on rental for use, so it is not your asset, then not your, तो वो आपके लिए असेट नहीं कहलाएगा, वो आपके लिए असेट नहीं कहलाएगा। इज दैट क्लियर? ये समझ में आ रहा है क्या आपको बच्चों? हाँ बोलो। यस सर। ठीक है, तो बेटा असेट होने के लिए ये दोनों कंडीशन होना कंपलसरी है। आपको ये समझ में आ गया? मनी टर्म्स में एक्सप्रेस होना चाहिए, ये तो आपको भी क्लियर है। मस्ट बी एक्सप्रेस्ड, मस्ट बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स, मस्ट बी मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स, मस्ट बी मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स। तो मॉनेटरी टर्म्स में क्या मेजर नहीं होते हैं? लाइक अवर कस्टमर रिलेशंस, कस्टमर रिलेशंस आपके अच्छे हैं, बट क्या वो असेट है क्या? नॉट सर। मेजरेबल इन मनी। उनको हम मनी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो हमारे लिए असेट नहीं कहलाएंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? क्लासिफिकेशन ऑफ असेट। बेटा आप क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, सभी को स्क्रीन क्लियर है क्या बच्चों? यस सर। सभी को स्क्रीन क्लियर है? ठीक है। यस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ असेट की अगर मैं बात करूं तो असेट बेटा तीन टाइप के होते हैं, एक करंट असेट, एक नॉन करंट असेट और एक फिक्टिशियस असेट। व्हाट इज नॉन करंट असेट? अब ध्यान देना, हमने असेट को तीन भागों में बांटा। नॉन करंट असेट को आप समझिए लॉन्ग टर्म असेट्स से। किससे समझेंगे हम? लॉन्ग टर्म असेट्स। व्हाट इज लॉन्ग टर्म असेट? तो वो असेट जिनसे हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, वो हमारे लिए लॉन्ग टर्म असेट्स है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स किससे मिलेंगे? जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, क्या आप उसे एक साल में ही यूज कर लोगे या मोर देन 1 ईयर के लिए बेनिफिट लोगे उसका? मोर देन 1 ईयर। तो अपन यहाँ पे किससे कंपेयर करेंगे? एक साल से ज्यादा जो असेट हमें बेनिफिट देने वाला है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा बच्चों? नॉन करंट असेट, मतलब लॉन्ग टर्म असेट। क्या हो जाएगा बच्चों? लॉन्ग टर्म असेट, मतलब कि नॉन करंट असेट। ठीक है। या फिर उसको और यदि हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन में बात करें तो वो असेट जो कि इंटरप्राइज ने बेचने के पर्पस से नहीं खरीदे हैं, हेल्ड बाय एंटरप्राइज नॉट विद द पर्पस टू रीसेल। मतलब एंटरप्राइज ने कोई ऐसा आइटम खरीदा है जो वो बेचेगा नहीं, उसको यूज करेगा जिससे कि उसके बिजनेस के ऑपरेशंस इजीली चल पाए, इजीली चल पाए। जैसे मान लो वही किराना आइटम, किराना डीलर जिसने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी, उसने एक लोडिंग व्हीकल भी खरीदा माल को लाने और ले जाने के लिए। माल तो लाना पड़ेगा ना कि दुकान में, तो उसने एक लोडिंग पिकअप खरीदी, छोटी गाड़ी खरीदी, छोटा हाथी। और क्या वो उसे बेचने के लिए खरीद रहा है क्या बच्चों? क्या वो बेचने के लिए खरीद रहा है क्या? क्या उससे बिजनेस के ऑपरेशंस इजीली हो पाएंगे क्या उसके? यस सर। क्या उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होंगे क्या? यस सर। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे होंगे उस पिकअप से। तो मैं बात करता हूं, मान लो वो पिकअप नहीं होती
तो क्या आपको किराए पे लोडिंग व्हीकल करके लाना पड़ता है क्या माल? यस सर। तो बेटा वो जो किराए पे आप लोडिंग व्हीकल लेके आते हैं, क्या उसका किराया नहीं देना पड़ता आपको? यस सर, देना पड़ता। तो ये लोडिंग व्हीकल खरीदने से क्या वो किराया जो हम देने वाले हैं उसकी सेविंग हो रही है क्या आपकी? यस सर। तो अल्टीमेटली आपकी कॉस्ट कटिंग हो रही है। यस तो सर। कॉस्ट कटिंग इज ऑल्सो लाइक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। जो चीज मुझे पहले 500 रुपए में पड़ती थी अब मेरे को 10 रुपए में पड़ रही है, तो क्या मुझे सेविंग हो रही है क्या? क्या मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहे हैं क्या? यस सर। तो वो भी मेरे लिए क्या हो गया? असेट है। मतलब कोई ऐसा आइटम जो डायरेक्टली तो मुझे पैसे कमाने में हेल्प नहीं कर रहा है लेकिन मेरी कॉस्टिंग को कम कर रहा है, तो वो भी मेरे लिए क्या बन गया? वो भी मेरे लिए क्या बन गया? असेट। आ रहा है क्या समझ में बेटा? यस सर। जैसे मान लो आपने एक सोलर प्लांट लगाया आपकी छत पे, जिससे क्या होता है, पहले आपका बिजली का बिल आता था 5000, अब वो आने लग गया 1000-1500। तो क्या आपको 3500 की इलेक्ट्रिसिटी सेविंग हो रही है क्या? 3500 रुपीज सेव हो रहे हैं क्या? यस सर। तो वो डायरेक्टली मान लो किराने की दुकान में कहीं भी वो डायरेक्टली हेल्प नहीं कर रहा है, बट इनडायरेक्टली वो बिजनेस के एक्सपेंसेस को क्या कर रहा है? इनडायरेक्टली वो बिजनेस के एक्सपेंसेस को कम कर रहा है, तो वो भी आपके लिए क्या है? असेट। अच्छा, दूसरी चीज इसे हम फिक्स्ड असेट भी बोलते हैं। जनरली लॉन्ग टर्म असेट्स में फिक्स्ड असेट भी आते हैं। जरूरी नहीं है सारे नॉन करंट असेट फिक्स्ड असेट हो, लेकिन मोस्टली नॉन करंट असेट फिक्स्ड असेट होते हैं। फिक्स्ड असेट क्या होते हैं? जो फिक्स्ड होते हैं, जो फिक्स्ड होते हैं, चेंज नहीं होते हैं। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, लोडिंग व्हीकल। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो जमीन में फिक्स होते हैं, ध्यान रखना, वो मूव हो सकते हैं। फिक्स्ड मतलब कि वो चेंज नहीं होंगे। जैसे लोडिंग व्हीकल है ना, आपके यहाँ पे एसी लग रहा है तो दैट इज ऑल्सो योर फिक्स्ड असेट। दैट इज ऑल्सो योर फिक्स्ड असेट। जो एसी आपके यहाँ पे लगा हुआ है, लोडिंग व्हीकल हो गया। और क्या ले सकते हैं? इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स जो आपके यहाँ पे है वो भी आपके लिए फिक्स्ड असेट हो गया। तो एवरीथिंग विच गिव्स यू लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स एंड एवरीथिंग विच यू परचेज विद द पर्पस ऑफ नॉट टू रीसेल बट टू यूज इट इन बिजनेस। जिसको आपने बेचने के पर्पस से नहीं खरीदा है, उसको बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदा है, वो आपके लिए क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म असेट्स हो जाएगा, या नॉन करंट असेट्स हो जाएगा, या फिक्स्ड असेट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है क्या बच्चों? हाँ, यस सर। ठीक है। तो नॉन करंट असेट आपको समझ में आ गया। अब हम किसकी बात करेंगे? करंट असेट। सर डाउट है। हाँ बोलो बेटा। सर जैसे अगर कोई पुलिस ऑफिसर है, उसको गवर्नमेंट ने सामने से एक घर दिया है और उस पुलिस ऑफिसर को कुछ रेंट वगैरह कुछ नहीं देना पड़ रहा है, हाँ, तो वो घर किसके असेट बुक में जाएगा? वो गवर्नमेंट का ही रहेगा ना बेटा। उसकी लीगल ओनरशिप किसकी है? वो उसकी लीगल ओनरशिप किसकी है? वो तो जस्ट उसको रहने के लिए दिया है ना, क्वार्टर जो बोलते हैं जिसे अपन, जो इनको घर मिलते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, लेकिन उसकी लीगल ओनरशिप किसकी है? गवर्नमेंट की है। तो वो तो फर्स्ट कंडीशन में ही बाहर हो गया, वो तो असेट ही नहीं है। ऑफिसर के लिए तो असेट ही नहीं है, वो असेट किसके लिए है? गवर्नमेंट के लिए। ठीक है। अच्छा, एक और चलो एग्जांपल लेते हैं अपन। मान लो ये तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात हो गई, हम बात करते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की। ठीक है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जनरली क्या करती है बच्चों? बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज क्या करती है? अपने एम्प्लॉइज को रहने की सुविधा भी देती है। और बेटा वो जो आपको पेमेंट देती है ना, आपने कभी सुना है लोग बोलते हैं हमारा सीटीसी ये है, सीटीसी मेरी जॉब है और मेरी सैलरी मतलब सीटीसी मेरा ये है। व्हाट इज सीटीसी? सीटीसी क्या होता है? हाँ, ऐसे ही सुना है कभी किसी से? कोई जॉब में है और वो बोलता है भैया मेरी सीटीसी ये है। तो व्हाट इज सीटीसी? सीटीसी पता है क्या होता है? कॉस्ट टू कंपनी। अब कॉस्ट टू कंपनी में क्या क्या ऐड होता है? एक तो वो जो सैलरी उनको रुपीज में पे करते हैं, एक तो वो जो सैलरी जो पे करती है ना कंपनी उनको, वो तो उनकी सैलरी है ही, प्लस उनको जो भी वो बेनिफिट्स दे रही है ना कंपनी, उनके मॉनेटरी जो भी उनको बेनिफिट्स दे रही है, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी, जैसे रहने के लिए उनको फ्लैट दिया टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने। मान लो टीसीएस उसी फ्लैट का रेंटल पे करती है, एम्प्लॉय से नहीं ले रही है लेकिन रेंटल पे कर रही है, तो वो भी उसकी सीटीसी मतलब सैलरी में ऐड माना जाएगा। मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए मान लो उसने एक इंजीनियर हायर किया जिसको वो 1 लाख तो कैश देते हैं, मतलब बैंक में ट्रांसफर करते हैं सैलरी के रूप में, और दूसरा उसको एक फ्लैट दे रखा है जिसका रेंटल वो पे करते हैं 20,000। तो सीटीसी कॉस्ट टू कंपनी कितनी है? कॉस्ट टू कंपनी कितनी है बच्चों? 1,20,000। तो जब टीसीएस अपना खर्चा बुक करेगी तब कितना बुक करेगी? 1,20,000। सैलरी का खर्चा कितना बुक करेगी? 1,20,000। और वो एम्प्लॉय जब आपको सैलरी बताएगा ना,
तब वो आपको कितनी बताएगा, CTC बताएगा कि 1,20,000 है। फिर आप उससे कैश पूछोगे तो वो बोलेगा 1 लाख है। तो जनरली वर्किंग ऐसे होती है, ठीक है। दूसरी चीज, वो असेट जो आपका क्वेश्चन था, वो असेट अभी भी गवर्नमेंट की है, क्योंकि इनडायरेक्टली डायरेक्टली गवर्नमेंट उसका खर्चा बुक करती है उसकी बुक्स में, ठीक है, ठीक है, ओके। तो करंट असेट्स क्या हो गया, करंट असेट क्या होगा बच्चों, शॉर्ट टर्म असेट्स। नॉन करंट असेट क्या होता है, लॉन्ग टर्म असेट। करंट असेट क्या होगा, शॉर्ट टर्म असेट। अब शॉर्ट टर्म असेट्स क्या होता है, जिससे आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स मिलते हैं, मतलब विद इन 1 ईयर जिससे आपको कैश मिल जाएगा, मतलब विद इन 1 ईयर जो असेट आपको बेनिफिट ओनली 1 साल या उसके अंदर अंदर देगा, वो आपके लिए शॉर्ट टर्म असेट्स है। जैसे मान लो मैंने किसी को उधार माल बेचा, उससे मुझे 3 महीने में पैसे आने वाले हैं। मेरे पास एक राइट आ गया, क्या राइट आया कि मुझे उससे पैसे मिलेंगे। फर्स्ट राइट तो मेरे पास ये आया कि मुझे उससे पैसे नहीं आ रही है। हेलो, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। बट श्योरिटी नहीं है, बट क्या मेरी इंटेंशन है क्या कि आज कोई उसको खरीदना है तो मैं बेच दूंगा? यस सर। मतलब मेरे लिए यस सर। ये श्योरिटी नहीं है वो गुड्स बिकेगा या नहीं बिकेगा 1 साल में, बट क्या मैंने उसको बेचने के लिए रख रखा है क्या? मैं तो उसे बेच दूंगा, कोई भी आएगा मैं उसे बेच दूंगा। मतलब मेरी इंटेंशन क्या है, मैं तो उसे बेच दूंगा और पैसे वसूल लूंगा। तो भले वो गुड्स बिके ना बिके, मैंने उसको बेचने के लिए रख रखा है, हेल्ड फॉर सेल है मेरे लिए। तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, मेरी इंटेंशन क्या है, बेच के मैं पैसा वसूलूंगा, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा बच्चों, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, वो मेरे लिए करंट असेट हो जाएगा। तो गुड्स परचेज्ड फॉर रीसेल, गुड्स क्या होते हैं, जिसका आप बिजनेस कर रहे हो। डेटर्स कौन होते हैं, जिसको आप उधार में माल बेचते हो ना बच्चों, उसे हम डेटर बोलते हैं। जिस भी पर्सन को मैंने उधार में माल बेचा है और उससे पैसे लेने बाकी है, वो मेरे लिए क्या होगा, डेटर। उसकी स्पेलिंग डेप्टर करके है, बट उसको पढ़ेंगे कैसे, प्रोनाउंस कैसे करेंगे, डेटर, ठीक है। तो डेटर इज ए पर्सन टू whom which we sold goods on credit, जिसको हमने गुड्स उधार में बेचे हैं। या आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो आपने कोई सर्विसेज किसी को उधार में दी है, तो वो सामने वाला आपके लिए डेटर हो जाएगा, क्योंकि आपको उससे पैसे लेने बाकी है, ठीक है। अब ऐसे ही हम बिल रिसीवेबल की बात करेंगे। बिल रिसीवेबल क्या होगा, ये नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होगा आप समझना। मैंने किसी पर्सन को, मान लो आप लोगों ने मुझे ट्यूशन फीस एडवांस में दे दी, ठीक है, मैंने सर्विसेज नहीं दी है, आपने मुझे ट्यूशन फीस एडवांस में दे दी है, तो मैं आपके लिए डेटर बन गया हूं एक तरह का। मैं आपके लिए क्या बन गया हूं, डेटर। मैं आपके लिए असेट बन गया हूं, क्योंकि आपको मुझसे सर्विसेज लेना बाकी है। तो प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस क्या, वो खर्चे जो हुए नहीं है लेकिन आपने एडवांस में पे कर दिया। आपको समझ में आता है प्रीपेड सिम क्यों बोलते हैं, प्रीपेड सिम। यस सर। तो पहले हम उसको बैलेंस डालेंगे, तब जाके उसकी सर्विसेज ले पाएंगे। तो वो कंपनी लायबल है हमको सर्विसेज देने के लिए, ठीक है। तो वो जो बैलेंस आपकी सिम में है, आपके मोबाइल नंबर पे जो बैलेंस है, वो भी आपके लिए एक असेट है। समझ में आ रहा है, बट जनरली उसे हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अब बात करते हैं एक और असेट, फिक्टिशियस असेट। अब फिक्टिशियस असेट क्या होगा बच्चों, तो बेटा समझो फिक्टिशियस असेट क्या है। मान लो आपने कोई खर्चा किया जो बहुत बड़ा है और उसका बेनिफिट बहुत लंबे टाइम के लिए होने वाला है। मैंने क्या बोला, खर्चा किया, मैंने ये नहीं बोला असेट है वो, मैंने ये बोला खर्चा किया। खर्चा कैसे किया, मान लो आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया और उसके लिए एक बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट किया, बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट किया, और उस एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट आपको लगता है 1 साल से ज्यादा सालों के लिए मिलेगा। होता है ऐसा, बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट होते हैं जो बहुत लंबे टाइम के लिए आपको बेनिफिट्स देते हैं, होते हैं ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स, है ना? यस सर। तो आपने एक एडवर्टीजमेंट किया जिसके ऊपर बहुत बड़ा खर्चा किया और उसका बेनिफिट आपको मोर देन 1 ईयर के लिए मिलेगा। अब ध्यान देना, एक्सपेंडिचर हुआ है एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट करने से कोई असेट आया है क्या, कोई असेट आया है क्या? ना तो कोई फिजिकल असेट आया, ना ही कोई इंटेंजिबल असेट आया, मतलब इनविजिबल असेट भी कोई भी नहीं आया। लेकिन आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर? यस। तो वो जो एक्सपेंडिचर है वो आपके लिए क्या हो जाएगा बच्चों, फिक्टिशियस असेट। वो क्या हो जाएगा बच्चों आपके लिए,
फिक्टिशियस असेट। Fictitious. अब इस फिक्टिशियस असेट को सर आपने असेट क्यों माना, आप इसको खर्चा, अब समझना, जब भी हम प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे, ध्यान देना, अब हम असेट पढ़ ही क्यों रहे हैं, पढ़ इसलिए रहे हैं, एक मिनट मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर देता हूँ, अब आ जाते हैं हम हमारे स्काइप पे। सबसे पहले तो हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। एक बहुत शॉर्ट सा मैं एक आपको थोड़ा सा समझाता हूँ एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में यदि मैं बात करूं तो एक्सपेंडिचर वो है, तो अभी हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। तो सिंपल लैंग्वेज में यदि मैं बात करूं तो एक्सपेंडिचर वो है जो भी मैं पेमेंट कर रहा हूं, दैट इज एक्सपेंडिचर। जो भी मैं पेमेंट कर रहा हूं वो मेरे लिए क्या है बच्चों, एक्सपेंडिचर। जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया तो वो मेरे लिए एक्सपेंडिचर है, मैंने बिल्डिंग का पेमेंट किया तो वो मेरे लिए एक्सपेंडिचर है ना। देन मैंने मान लो फर्नीचर के लिए पेमेंट किया, फर्नीचर खरीदा यूज करने के लिए दुकान में, वो मेरे लिए एक्सपेंडिचर है। मैंने रेंटल पे किया वो मेरे लिए एक्सपेंडिचर है, सैलरी पे की वो मेरे लिए एक्सपेंडिचर है, वेजेस पे की वो मेरे लिए एक्सपेंडिचर है। लेकिन मैंने रिपेयर किया बिल्डिंग का, वो मेरे लिए एक्सपेंडिचर है। लेकिन इन इतने सारे एक्सपेंडिचर मैंने किए, लेकिन इन एक्सपेंडिचर में क्या डिसिमिलैरिटीज है। इनमें कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देंगे और कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट देंगे। समझ में आ रहा है क्या आपको, कैसे आ रहा है क्या समझ में? यस सर। कैसे? जो बिल्डिंग और फर्नीचर मैंने खरीदा है, क्या वो मुझे ओनली इसी साल बेनिफिट देंगे या मोर देन 1 ईयर के लिए बेनिफिट देंगे, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देंगे? मोर देन 1 ईयर। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देंगे, मोर देन 1 ईयर के लिए बेनिफिट देंगे बच्चों। यस सर। लेकिन जो मैंने रेंटल पे किया, सैलरी पे की, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पे किया, वेजेस पे की, रिपेयर किया बिल्डिंग का, क्या मुझे ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट देंगे या शॉर्ट टर्म बेनिफिट देंगे? शॉर्ट टर्म बेनिफिट। शॉर्ट टर्म बेनिफिट देंगे, है ना। तो अब बेटा एक चीज समझना, जो अकाउंटिंग होती है, सबसे पहले तो अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। व्हाट इज पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट? एक शॉर्ट वर्जन दे रहा हूं। जब भी आप अकाउंटिंग करोगे तो अकाउंटिंग के मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे? 2 मेन ऑब्जेक्टिव हमने स्टार्ट लेक्चर में पढ़े थे। एक तो हमें बिजनेस में कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है ये फाइंड आउट करना अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव था। दूसरा हमारी असेट कितनी है, लाइबिलिटी कितनी है, कैपिटल कितनी है, ये दूसरा ऑब्जेक्टिव था, है ना। ये 2 ऑब्जेक्टिव मेन थे, याद है सभी को? है ना, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। तो बेटा मेरा एक ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है, मुझे ये पता होना चाहिए। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं इस प्रॉफिट और लॉस को कब निकालूं? हर एक महीने निकालूं, हर एक वीक निकालूं, या हर क्वार्टर में निकालूं, हर हाफ ईयर में निकालूं, या ईयरली निकालूं, या 2 साल में निकालूं, या 5 साल में निकालूं? कब निकालूं? बेटा आप यदि ये डिसाइड नहीं कर पाए कि मुझे प्रॉफिट किस पीरियड का फाइंड आउट करना है, तो आप डिसीजंस कैसे लोगे? अच्छा एक और चीज, मान लो आप ऐसा सोचते हो कि यार मैं तो 1 महीने का, आज फर्स्ट टाइम आपने जब प्रॉफिट निकाला 1 महीने का निकाला, फिर नेक्स्ट टाइम आपने 3 महीने का निकाला, फिर नेक्स्ट टाइम आपने 1 साल का निकाला, और फिर नेक्स्ट टाइम आपने 1.5 साल का निकाला। तो इससे होगा क्या समझना, इससे होगा ये कि आप कंपेयर नहीं कर पाओगे कि मुझे मेरी ग्रोथ कितनी हुई है, क्योंकि 1 महीने का प्रॉफिट, 1 साल का प्रॉफिट, 2 साल का प्रॉफिट, 5 साल का प्रॉफिट, सभी प्रॉफिट अलग अलग पीरियड के हैं। तो आप कंपेयर कर पाओगे क्या? कंपेयर कर पाओगे क्या? नो सर, नहीं कर पाएंगे कंपेयर। तो यहाँ पे बच्चों एक चीज ध्यान देना, आपको एक कॉन्सेप्ट डाला अकाउंटिंग में जिसे बोलते हैं पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। तो व्हाट पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट सेज, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है समझना। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आपको एक पीरियड डिसाइड करना पड़ेगा। पीरियड क्या डिसाइड करोगे? आप एक पीरियड डिसाइड करोगे जिसमें आप क्या करोगे, हर साल एक फिक्स्ड ड्यूरेशन में अपना प्रॉफिट फाइंड आउट करोगे। जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि मैं 1 जनवरी से 31 दिसंबर 1 साल का हर साल प्रॉफिट फाइंड आउट करूंगा, तो मैं हर साल क्या करूंगा, मेरी अकाउंटिंग को 31 दिसंबर के दिन रोकूंगा और उस दिन एक अकाउंट बनाऊंगा जिसे मैं बोलूंगा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। क्या बोलूंगा?
प्रॉफिट और प्रॉफिट लॉस एंड लॉस अकाउंट। और उस प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में मैं क्या करूंगा, सारी जितनी भी इनकम है मेरी इस साल की वो एक साइड लिखूंगा, सारे जितने भी खर्चे हैं मेरे इस साल के वो एक साइड लिखूंगा, और यदि मेरी इनकम ज्यादा है खर्चे से तो मुझे क्या हो गया प्रॉफिट, और खर्चे ज्यादा है इनकम से तो क्या हो गया बच्चों, लॉस। तो ये हर एक साल फिक्स ड्यूरेशन का करूंगा, जैसे मैंने 12 महीने डिसाइड कर लिया तो हर साल कितने महीने का प्रॉफिट फाइंड आउट करूंगा, 12 महीने का। इससे क्या होगा, कंपैरिजन होगा क्या, यस सर, समझ में आ गया। तो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, आपको हर एक पीरियड में एक पीरियड डिसाइड करना है और हर साल उसी पीरियड का प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना है, फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट करना है, जिससे क्या होगा आपकी कंपेरेबिलिटी बनी रहेगी, आप कंपेयर कर पाओगे डेटा को। इज दैट क्लियर? अब ध्यान देना, वापस से हम आ जाते हैं एक्सपेंडिचर पे। 2 मिनट का टॉपिक और है क्योंकि मेरी 5 बजे वापस क्लास है। अब वापस से हम आ जाते हैं एक्सपेंडिचर पे। तो एक्सपेंडिचर में मैंने बात की थी ऐसे एक्सपेंडिचर जो लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट देंगे, और दूसरे एक्सपेंडिचर ऐसे थे जो शॉर्ट टर्म के लिए बेनिफिट देंगे, करंट बेनिफिट्स देंगे, बस जब पे किया तब बेनिफिट देंगे। जैसे बिजली बिल पे किया तो भैया 1 महीने का ही बिजली बिल होता है, अब मान लो अगले महीने नहीं पे किया तो बिजली कनेक्शन कट जाएगा। टेलीफोन बिल पे किया तो 1 महीने का ही बेनिफिट होगा, यदि टेलीफोन बिल का पेमेंट नहीं किया तो अगले महीने बिल मेरा टेलीफोन कनेक्शन क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। लेकिन मैंने बिल्डिंग खरीद तो बिल्डिंग मुझे मोर देन 1 ईयर के लिए बेनिफिट देगी। तो बेटा 2 तरह के एक्सपेंडिचर होता है, जो पेमेंट्स हम करते हैं 2 तरह के होते हैं। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर के लिए मिलता है, और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट मुझे इस साल ही मिलेगा। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना वो प्रॉफिट निकालते टाइम माइनस करते हैं हम। क्या करते हैं, प्रॉफिट निकालते टाइम क्या करते हैं, माइनस। प्रॉफिट निकालते टाइम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम क्या कर देते हैं, माइनस। जो इनकम है उसमें से जो खर्चे माइनस करते हैं ना, तो वो जो खर्चे हैं ना वो शॉर्ट टर्म वाले खर्चे हैं। वो क्या है बच्चों, शॉर्ट टर्म वाले खर्चे। अच्छा, जो लॉन्ग टर्म वाले खर्चे हैं जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, ये जो हमारे लॉन्ग टर्म खर्चे हैं इनको हम प्रॉफिट निकालते टाइम माइनस नहीं करेंगे। लेकिन ध्यान देना, फर्नीचर यूज करने से क्या फर्नीचर की वैल्यू कम होगी क्या फर्नीचर एक जैसा रहेगा क्या लाइफ टाइम, बोलो? नो। तो बेटा No, फर्नीचर का एक पोर्शन, मान लो आपने 1 लाख का फर्नीचर खरीदा था और आपको लगता है हमने फर्नीचर को यूज करके उसकी वैल्यू 20,000 कम कर दी इस साल, तो इस साल का प्रॉफिट निकालते टाइम फर्नीचर का कितना पोर्शन माइनस करेंगे हम, खर्चा कितना मानेंगे, 20,000। समझ में आया क्या आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आया क्या? एक्सपेंडिचर हमने पढ़ा जिसमें हमने देखा एक होते हैं लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर जिसे हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होते हैं शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इज दैट क्लियर? अभी ना आप एक चीज काम करना, मैंने जो आज आपको पढ़ाया है ना वो पढ़ना, इसके अलावा कल मैं ये आपको पूरे नोट्स में लिखवा दूंगा। व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, व्हाट इज करंट असेट, नॉन करंट असेट के तो मैं आपको नोट्स भेज रहा हूँ, फिक्टिशियस असेट के भी मैं आपको नोट्स भेज रहा हूँ। इज दैट क्लियर? यस सर। हाँ बच्चों, कोई डाउट है क्या आपको? आज अपन क्लास खत्म करें क्या यहीं पे? यस सर। कोई भी डाउट है क्या आपको बच्चों?